हेलो एंड वेलकम। आज से हम विजन आईएएस करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कल्चर का सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिताक्षरा कानून के बारे में यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक क्वेश्चन बन चुका है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिताक्षरा कानून सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत माता पिता की पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मिताक्षरा कानून को मान्यता देता है। इसके अलावा मिताक्षरा कानून हिंदू अविभाजित परिवार में उत्तराधिकार संबंधी कानून दो प्राचीन विधि या मान्यता पर आधारित है। पहली मिताक्षरा, दूसरी दायभागा। अब बात होती है मिताक्षरा कानून क्या है। मिताक्षरा कानून की साक्ष्य हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिलती है, जिसमें विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना की। विज्ञानेश्वर 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के पूर्वार्ध में सक्रिय थे। पहले मिताक्षरा कानून में पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिए बेटियों को स्थान नहीं था। फिर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुरुष के समान कोपार्सेनरी बनने का अधिकार प्रदान किया। मिताक्षरा कानून कुछ भागों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, और जिन भागों में मिताक्षरा नहीं है वहां दायभागा विधि लागू है। इसकी उप विधियां ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना पूछते भी नहीं है। दायभागा विधि की रचना जी मुतवाहन ने की। इसका केवल बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में ही अनुसरण किया जाता है। इसकी कोई उपविधि भी नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट थिंग आता है इन दोनों के बीच की तुलना, जिसमें इन दोनों के बारे में भी बातें स्पष्ट हो जाती है। मिताक्षरा विधि रूढ़िवादी है तो वही दायभाग सुधारवादी है। मिताक्षरा में पुत्र का जन्म होते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तो वही दायभागा में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र का संपत्ति में अधिकार होता है। मिताक्षरा विधि में कोई भी सदस्य अपना हिस्सा तीसरे पक्ष को बेच नहीं सकता, क्योंकि उसका खुद का हिस्सा निश्चित नहीं होता। वही दायभागा विधि में हिस्सा निश्चित होता है, वह थर्ड पार्टी को अपना हिस्सा बेच सकता है। अन्य संबंधित तथ्य में सपिंड विवाह। सपिंड विवाह में दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सपिंडों के बीच विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, यानी इन पर प्रतिबंध को अब भी जारी रखा गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि विवाह में जीवन साथी के चयन को विनियमित नहीं किया जाता है तो कौटुंबिक संबंधों को वैधता मिल सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 भी सपिंड विवाह को प्रतिबंधित करती है। सपिंड विवाह कहते किसे हैं? सपिंड विवाह यानी मातृ पक्ष में 3 पीढ़ी और पैतृ पक्ष में 5 पीढ़ी के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। इसके अलावा अन्य संबंधित सुर्खियां। भौगोलिक संकेतक टैग, जीआई टैग। ये 17 उत्पादों को भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है। यह टैग का मतलब है कि उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उत्पाद में मौजूद विशेष गुण भी उस भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही है। जैसे यहाँ राज्य दे रखे, ओडिशा इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी सामान को जीआई टैग मिला है, जैसे लांजिया साउरा पेंटिंग, डोंगरिया कौंद शॉल, खजूरी गुड़, डेकनाल मगजी ये खाने पर की चीज़ है। मिथ सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन और कोरापुट काला जीरा चावल। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश हथकरघा कालीन, वांचो काष्ठ शिल्प आदि के कीव यानी अदरक, इसमें वांचो काष्ठ शिल्प इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर पश्चिम बंगाल तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, काला नोनिया चावल, सुंदरबन शहद। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक रामबान अनारदाना। वही गुजरात में भी कच्छ का खारेक सिर्फ एक। फिर आता है वीरभद्र मंदिर, जिसे लिपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। 16वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया। ये त्रिकुट शैली में है। ये 3 मंदिर है, वीरभद्र जो शिव मंदिर है, पापना, सेंधव और रघुनाथ। त्रिकुट शैली यानी एक ही मंदिर के अंदर 3 मंदिर अलग अलग शैलियों के विद्यमान हैं। ये मंदिर फ्रेस्को पद्धति की चित्रकारी की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये आ जाता है कि ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की
संभावित सूची में शामिल है। दूसरा, गुरुवायूर मंदिर। यह मंदिर दक्षिण भारत के द्वारका के नाम से जाना जाता है, जो विष्णु मंदिर है। यहाँ गुरुवायूरप्पन की पूजा होती है। और फिर मंदिर इस तरह बनाया गया कि सूर्य की पहली किरणें सीधे विष्णु के चरणों पर पड़ती है। और 1931 से 32 में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए केलप्पन केलप्पन, जिन्हें केरल के गांधी के नाम से जाना जाता था, गुरु वायूर सत्याग्रह की शुरुआत की। 1936 के त्रावणकोर मंदिर में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के प्रवेश की उद्घोषणा जारी की गई थी। यह मंदिर हाथी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अनायोत्तम कहते हैं। फिर आता है श्री कालाराम मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी जगह जहाँ हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वो जगह सुर्खियों में रहती हो और यूपीएससी में मोस्टली वही चीज़ें पूछी जाती है जो हाल ही में हाईलाइटेड या न्यूज़ में रह चुकी होती है। फिर इस मंदिर के बारे में 1782 में सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा इस पुराने लकड़ी के मंदिर पर इसकी नींव रखी गई थी। ये राम के काले रंग की मूर्ति है और मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर को तिरुवरंग तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिष्ठायी देवता रंगनाथ यानी विष्णु है। इन्हें शयन मुद्रा में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण द्राविड़ शैली में किया गया है और इसमें विष्णु की प्रतिमा है। साथ ही ये मंदिर कावेरी और कोलिदम नदियों के घिरे श्रीरंग द्वीप पर बना है। कोलिदम नदी कावेरी की सहायक नदी है। वडनगर। वडनगर में हाल ही में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल है। यह मोढेरा के निकट है, जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ ऐतिहासिक स्थलों में हाटकेश्वर मंदिर, शर्मिठा झील आदि भी है। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की स्थानिक नस्ल है। इस नस्ल की गाय कम होती जा रही है, इसीलिए यह मिशन पुंगनूर शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, ताकि इस नस्ल की गाय को सुरक्षित किया जा सके। इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि इसका दूध उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। बाकी परसेंटेज वगैरह तो नहीं पूछे जाते। इसका सांस्कृतिक महत्व है कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर सहित आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में दूध का उपयोग क्षीर अभिषेकम के लिए किया जाता है। भारत में देशी नस्ल के अन्य मवेशी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साहिवाल पंजाब और राजस्थान, लाल सिंधी उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गिर गुजरात, देवनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, थारपारकर, साचौरी, राठी, नागौरी राजस्थान, ओगोल आंध्र प्रदेश, कांकरेज गुजरात और राजस्थान, मालवी निमाड़ी मध्य प्रदेश, हल्लीकर मलनाड, गिद्धा अमृत महल कर्नाटक। वारली जनजाति, ये भी महाराष्ट्र में है। हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहने की एक मिसाल कायम। ये जनजाति तेंदुआ या वाघोबा को देवता मानकर उसकी संरक्षण करती है। वारली जनजाति के बारे में, ये जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। साथ ही वारली भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। वारली भित्ति चित्र में आम जनजीवन और दिनचर्या या आसपास के परिवेश से प्रेरित होकर चित्र बनाए जाते हैं। ब्रू जनजाति, ब्रू जनजाति से रियांग नाम से भी जानते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जनजाति है, जिसकी अधिकांश संख्या त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहती है। इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। ये काबरू भाषा बोलती है और होजगिरी नृत्य और झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मधिका भाषा, जो हाल ही में बोलने वाले केवल 2 व्यक्ति बची, यानी ये विलुप्त होने की कगार पर है। ये भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है, जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। ये भाषा तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रित रूप है। साथ ही लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा के लिए शुरू की गई पहले लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना CPPL, केंद्रीय विश्वविद्यालय में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना। पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस और
गीत अधिसूचित किए। ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी में भी इससे सवाल बन सकता है। पोइला बोईसाख यानी पहले वैशाख को राज्य दिवस और राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जोल को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी। पोइला बैसाख बंगाली कैलेंडर वर्ष के वैसाख माह का पहला दिन है। इसे बांग्ला दिवस का नाम दिया गया। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। 2023 में यह 15 अप्रैल को मनाया गया। बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है, यह बी.आर. अम्बेडकर की अब तक की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अन्य संबंधित मूर्तियां स्टैचू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया गुजरात सरदार पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद के शमशाबाद में तेलंगाना रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास ये नाथद्वारा राजस्थान में भगवान शिव की प्रतिमा है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी पुरस्कार हो तो ये वो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, इस बात को जानना ज़रूरी हो जाता है। ये शोधकर्ता को उनकी शोध में प्रेरणा देने के लिए और सम्मानित किया जाता है। इसकी 4 श्रेणियाँ हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ये 23 अगस्त को दिया जाएगा क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसकी अपनी 6 श्रेणियां हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों तक की अवधि तक अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है, यानी कोच को दिया जाने वाला अवार्ड। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खिलाड़ी को उसकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यह पुरस्कार उन संगठनों या कॉरपोरेट को दिया जाता है जो खेलों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यह हाल ही में राष्ट्रपति ने 19 बच्चों को दिया है। हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी योग्यता 15 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को दिया जाता है, जिसकी 6 श्रेणियां हैं: वीरता, कला संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ये गणतंत्र दिवस के पहले सप्ताह में दिया जाता है। बहादुरी के लिए मरणोपरांत बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पात्रता है कि ये केवल भारत के नागरिक बच्चे को ही दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल का चयन इसमें किया गया है। पुरस्कार के बारे में ये विजेता की घोषणा हर साल 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। सरकार ने 2021 में घोषणा की कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान को ही दिया जाता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। तो यहाँ हमारा कल्चर सेगमेंट समाप्त होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।